दोस्तों नमस्कार। आप सब मुझे जानते हैं 30 सितंबर को बिहार प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। उसी के लिए मैंने आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स सेगमेंट का वीडियो बनाया था। उसी में आज मैं भारत सरकार का ऑफिशियल बजट, देखिए होता क्या है ना, आप बजट से निश्चित रूप से बीपीएससी में सवाल पूछा जाता है, चाहे वो बिहार का बजट हो या भारत सरकार का बजट हो। आप करते क्या है, जो कोई मैगजीन होता है, कोई भी मैगजीन, किसी का भी मैगजीन हो, उसमें कुछ डाटा वो देता है, आप उसी डाटा को पढ़ते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस डाटा से क्वेश्चन ना पूछ के कोई और डाटा पूछ लेता है, तो फिर आपको लगता है कि यार ये डाटा कहां से पूछ लिया। इसलिए हमेशा आपको ओरिजिनल चीज पे फोकस करना चाहिए था। फोटोकॉपी हमेशा फोटोकॉपी ही होता है, चाहे वो टीचर हो या पीडीएफ हो या मैगजीन हो। ठीक है, आप हमेशा ओरिजिनल चीज को फोकस कीजिए। तो इसीलिए मैं आपके सामने आज जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश की है, मैं वो बजट लेकर आपके पास आया हूं। देख लीजिए 2023-24 का, कि इसमें उन्होंने 1 फरवरी को क्या कहा। ये डाटा आप जानते हैं कि ये डाटा सबसे ऑथेंटिक डाटा है और इसमें कोई ऐसा डाटा नहीं है जो कि गलत दिया गया हो, सारे इंपोर्टेंट डाटा है। तो आइए हम देखते हैं कि 30 सितंबर को जो बिहार प्रीलिम्स की एग्जाम होने वाली है, इस बजट से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए यहां पे क्या लिखा है कि ये अमृत काल, आप जानते हैं, का पहला बजट है। मोदी जी का ये पूरा का पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अमृत काल चल रहा है, निश्चित रूप से तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब आप देखिए इसमें, तो पहला आप क्या देखेंगे, अमृत काल का पहला बजट है। तो ये नहीं पूछेगा कि अमृत काल का पहला बजट है या दूसरा बजट है, ये सिर्फ हम आपको ऐसे बता दिए। अभी इंटरव्यू भी होने वाला है 67 बीपीएससी का, तो उसमें हो सकता है आप ये कोटेशन जिक्र कर सकते हैं कि अमृत काल का पहला बजट था। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनेगा, देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहां से बनेगा, ये यहां पे दिया हुआ है आर्थिक विकास की दर। तो ये आपको याद होना चाहिए था। कई बार पीटी में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बजट के अनुसार भारत का आर्थिक विकास दर कितना रहेगा, 7%। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए था। यही हम एक आपको बता रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण पर भी हम अलग से वीडियो ले आएंगे। बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया हम उस पर अलग से वीडियो ले आएंगे। तो यहाँ पे हम आर्थिक का बता, आर्थिक का जो है वो 6 से 6.8% है। ये आर्थिक सर्वेक्षण का 6 से 6.8 और बजट का है 7%। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि बजट का 7% है आर्थिक विकास दर। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं कि आगे कौन सा सवाल बनेगा। मैंने पूरा बजट आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मैं उसी को यहाँ पे टच किया हूं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कोविड-19 महामारी 80 करोड़ से अधिक लोगों को, ये सब जरूरत नहीं है, ये सब नहीं पूछा जाएगा कितने करोड़ लोगों को। तो आप देखिए इसी तरीके से आप अपने, आपके पास भी अगर ये बजट होगा, नहीं तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसे टिक आउट कर सकते हैं। मैं आपको बता दें कि क्या है, G20 अध्यक्षता, चुनौतियां के बीच वैश्विक एजेंडा को संचालित करना, ये यहाँ पे टॉपिक है। तो निश्चित रूप से G20 सवाल पूछा जाएगा। तो G20 के ऊपर बजट में बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है। G20 की बैठक दिल्ली में हुई थी, कौन से राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए थे, कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था, मिलेट सम्मेलन कहाँ हुआ था, हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ हुआ था, उसको आप अलग से देख लेंगे। G20 पे मैं अलग से क्लास को ले लूंगा, लेकिन सिर्फ अभी हम बजट की बात कर रहे हैं तो बजट पे ही रहेंगे। आइए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए 2014 से उपलब्धियां किसी को पीछे न छोड़ते हुए, ये टैगलाइन है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन एक बार कई बार पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय भारत की क्या है। देखिए लिखा हुआ है कि वर्ष 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर आय दुगुनी से भी अधिक होकर 1.9 लाख। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए था कि प्रति व्यक्ति आय 1.9 लाख। तो ये आपको याद होना चाहिए था कि प्रति व्यक्ति आय भारत में भी कितना है, तो 1.9 लाख, ये बजट का डाटा। समझ गए। तो पहला मैंने आपसे बताया कि विकास दर क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि फिर कौन सा डाटा इसमें इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाने की संभावना है। अब मैं यही बता दूं कि अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हो गई 2022 में ईपीएफओ सदस्यता के दोगुने 27 करोड़। अब देखिए ये ईपीएफओ कोई जरूरत नहीं है, ये सब सवाल नहीं पूछेगा। तो इसी तरीका से आपको छांटना होता है कि हम बजट जब पढ़ रहे हैं तो हम कौन सा सवाल पूछेगा और कौन सा सवाल नहीं पूछेगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब देखिए कोविड टीकाकरण कितने लोगों को मिला, तो सरकार तो अपनी उपलब्धि बजट में बताएगी ना, लेकिन ये परीक्षा प्रश्न नहीं होता है कि कितने लोगों को कोविड टीकाकरण लगा, कितने लोगों को उज्ज्वला के अंतर्गत गैस दिया गया, नहीं, ये सब सवाल नहीं है। अब देखिए पीएम किसान सम्मान निधि इतना करोड़ किसान,
इतना लाख रुपया, ये सब मेंस में आप जिक्र कर सकते हैं जब सरकार की उपलब्धि आती है। प्रीलिम्स में ये सब क्वेश्चन नहीं आता, कितना करोड़ किसानों को कितना लाख रुपया, नो। अगर ये सब चीज आप पढ़ रहे हैं बजट में तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है और आप चीजों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अमृत काल के लिए संकल्पना। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा कि अमृत काल के लिए संकल्पना सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, ये आपको मेंस लिखने में तो मदद करेगा, लेकिन आप ही बताइए यहाँ पे पीटी से क्या क्वेश्चन बन रहा है? कोई क्वेश्चन नहीं है कि अमृत काल के लिए हमारे संकल्पना में सुदृढ़ लोक वित्त, सशक्त वित्तीय क्षेत्र, प्रौद्योगिकी चालित, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। ये आपको मेंस में जब कहा जाता है कि मेंस में भाषा कैसी होनी चाहिए थी, वहां ये आपको सपोर्ट करेगा। प्रीलिम्स में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण। ये अगर टॉपिक आप पढ़ेंगे तो मेंस में आपको काम देगा, पीटी में काम नहीं देगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं। अगला आता है हमारा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। तो इसे आप याद रखेंगे, पीएम विश्वकर्मा किसके लिए, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च कर चुके हैं, प्रधानमंत्री इसको लॉन्च कर दिए हैं पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए लाया गया वो आपको पता होना चाहिए था। ठीक, तो पीएम विश्वकर्मा को आप याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अभी कौशल विकास से आगे मैं जो इंटरव्यू दे रहे होंगे मैं उनके लिए भी थोड़ा सजेस्ट कर दूं कि इंटरव्यू में हो सकता है आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाए, तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसको पूरी तरीके से पढ़ना, लेकिन मेंस वालों के लिए और जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। और पीटी में ये पता होना चाहिए विश्वकर्मा योजना क्या है, सिर्फ इसके बारे में हल्का पता होना चाहिए, बहुत अधिक पता होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हरित विकास के। आप जानते हैं कि जीडीपी हरित विकास को लेकर हमारे भारत सरकार के द्वारा काफी कुछ चलाया जा रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य भी है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल कर देंगे भारत को, और बिहार सरकार का लक्ष्य है 2040 तक। तो ये सब आपको पता होना चाहिए था। इसी के तहत देखिए क्या क्या मिशन दिया। अब देखिए यही पे क्या है ना, हम हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित मोबिलिटी, हरित भवन, हरित उपस्कर कार्यक्रम, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों ऊर्जा कुशल उपयोग, ये मेंस में आपको बहुत मदद करेगा। लेकिन क्या इसमें प्रीलिम्स से कोई क्वेश्चन बन रहा है? नहीं बन रहा है। अगर आप इंटरव्यू में ये बोलेंगे, ये सब शब्द बोलेंगे ना आप इंटरव्यू में, हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, आप ही सोचिए कि जो आपका बोर्ड है वो कितना प्रभावित होगा, बहुत अधिक प्रभावित होगा। ठीक, तो ये प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन मेंस के लिए आप इसे ध्यान रखेंगे। मैं मेंस के समय पे भी जब 69 का जब मेंस होगा तो मैं इसको फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं प्री को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा हूँ। तो आप देख लीजिए यहाँ से सवाल नहीं बन रहा है। अब हम आते हैं, बात करते हैं बजट की 7 प्राथमिकताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बजट की 7 प्राथमिकताएं आपको पता होना चाहिए था, जिसे सप्तऋषि कहा गया है। पता होना चाहिए था आपको कि बजट की 7 प्राथमिकता है, इसे क्या कहा गया? सप्तऋषि। ठीक है, ये अब इस 7 में क्या क्या है वो अभी आपको पता होना चाहिए था। पहला है समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना, सक्षमता, हरित विकास, सशक्तिकरण, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। हो सकता है ये आपको दे दे कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दे, 3 ऑप्शन दे दे, 2 दे दे और दे दे कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो ये 7 आपको पॉइंट याद होना चाहिए था। या फिर आपसे ये पूछ दे कि इसे सरकार ने क्या नाम दिया है, तो सप्तऋषि। मैं इसे एक आपको टेक्निक बताता हूं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। टेक्निक एकदम बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। कैसे बता रहे हैं, देखिए समावेशी विकास, मोदी जी का, मोदी गवर्नमेंट का क्या नारा है? सबका साथ सबका विकास नारा है। तो इसे याद रखिए, समावेशी विकास यानी सबका साथ सबका विकास। समावेशी विकास कैसे होगा? अंतिम व्यक्तियों तक पहुंच। जब तक हम सभी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे समावेशी विकास नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे ना? तो पहला पॉइंट क्या हो गया? समावेशी विकास। दूसरा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। अभी अगर हम सब व्यक्ति तक पहुंच गए उसके बाद क्या होगा? अब संरचना का विकास, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल। समझ रहे हैं? तो पहला क्या हो गया? सबका साथ सबका विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। जब तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे तो समावेशी विकास नहीं हो पाएगा। जब अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचे तो आम आदमी की मांग क्या होगी? हमें रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, बिजली चाहिए। ये किसका हिस्सा है? अवसंरचना का। समझ रहे हैं आप? ये अवसंरचना का विकास हो गया। जब अवसंरचना हो जाएगा, रोड, स्कूल, कॉलेज, पुल, पुलिया, बिजली बन जाएगा, तो क्या होगा? हम विकास करने में सक्षम होंगे। उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेज होगा। तो क्या लिखा अगला पॉइंट? सक्षमता को सामने लाना, यानी हम सक्षम होंगे, विकास करने में सक्षम होंगे। जब विकास करने में सक्षम होंगे तो अभी क्या चल रहा है? हरित विकास। अब ऐसा ना हो कि हम विकास करते करते इतना उलझ गए कि पता चला कि पॉल्यूशन काफी अधिक हो गया, तो हरित विकास। उसके बाद क्या बचा? युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। मैं आपको बिना देखे बता सकता हूं, देख लीजिए। पहला, सबका साथ सबका विकास, दैट मीन समावेशी विकास। समावेशी विकास कैसे होगा? जब हम हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे।
तो ठीक अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के बाद वो क्या कहेगा, हमें रोड चाहिए, तो अब संरचना का विकास, अब संरचना का विकास करेंगे तो हम विकास करने में सक्षम होंगे, विकास करने में सक्षम होंगे तो पॉल्यूशन अधिक ना हो, हमें हरित विकास चाहिए, फिर युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। तो ये 7 आप याद रखेंगे, जो सप्तऋषि यहाँ पे दिया हुआ है आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए समावेशी विकास, इसके अंतर्गत भारत सरकार कौन कौन सी योजनाएं लाए हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है, सबका साथ सबका विकास के तहत सरकार ने विशेष रूप से क्या है, किसान, महिला, युवा, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर तबका, समावेशी विकास, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर, क्या इसमें शामिल नहीं है बताइए। सबका साथ सबका विकास पहला, तो वो 7 आपको याद होना चाहिए था प्रीलिम्स के लिए, और ये आपको मेंस में बहुत काम देगा, मतलब अमेजिंग बना देगा आपके आंसर, अगर ये सब पॉइंट आप अपने आंसर में डालते हैं तो ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, क्योंकि ये पीटी का क्लास है और ये पीटी में पूछा नहीं जाएगा। फिर आता है कृषि एवं सहकारिता, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज हम बता रहे हैं, इसके लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हैं बहुत सारी इस सरकार के बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पे कृषि वर्धन निधि एक बनाया गया जो एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड कहा गया है। तो ये क्या करेगा, ये देखिए एग्री स्टार्टअप्स खोल सके, तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स होता है उसमें बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कृषि वर्धक निधि लाया है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए था, ये आपको पता होना चाहिए था कि कृषि, देखिए हिंदी कितना क्लिष्ट दिया है, कृषि वर्धक निधि। अब अगर आपसे पूछ भी देगा कि कृषि वर्धक निधि क्या है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि यार कृषि वर्धक निधि क्या हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि आप इसे याद रखें, कृषि वर्धक निधि क्या है। तो एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कृषि वर्धक नीति जो है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, फिर इसमें और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या दिया हमें कि कपास की फसल उत्पादकता बढ़ाना, अब कितनी है उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, कपास कितना उत्पादन होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छता कार्यक्रम, जानते हैं बागवानी के लिए सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन यहां से ऐसा कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि बनेगा, सिर्फ दिया है कि 2200 करोड़ रुपया परिव्यय। तो कुछ योजनाओं का पूछा जाता है कितना करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, लेकिन सभी का नहीं पूछा जाता है। अगला हम आते हैं 8वां, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो खैर पूछेगा ही पूछेगा, पूछना चाहिए, और नहीं पूछेगा तो थोड़ा सा मुश्किल वाली बात होगी, इस तरह के सवाल अगर ना पूछे तो। श्री अन्न योजना, आपको पता है श्री अन्न योजना क्या है, भारत सरकार द्वारा लाया गया प्रोग्राम है श्री अन्न योजना, तो ये आपको पता होना चाहिए था। बजट में इसका घोषणा है किसके लिए, देखिए भारत मिलेट्स को लोकप्रिय बनाने के लिए। अब दूसरा याद क्या रखना है, सबसे बड़ा उत्पादक, भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है किसका, मिलेट्स का, और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक। यहां देखिए आप श्री अन्न योजना किसके लिए चलाएगा, क्वेश्चन आप पूछ सकता है, या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मिलेट्स के उत्पादन में, मोटे अनाज उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, कौन सा स्थान है निम्नलिखित में से बताइए, और इसके निर्यातक में कौन सा स्थान है दूसरा, तो ये आपको पता होना चाहिए था। समान तौर पे ज्वार हो गया, रागी हो गया, बाजरा, कुट्टू, ये हम लोग जानते हैं कि ये सब मोटा अनाज है, ज्वार बाजरा रागी हम जानते हैं कि मोटा अनाज है, लेकिन यहां देखिए कुट्टू, कंगनी, कोदो, चीना, सामा, ये हम नहीं जानते थे कि, मुझे तो विशेष करके नहीं पता था कि ये मोटा अनाज है। अगर आपको पता होगा तो हो सकता है, मुझे पता नहीं था कि मोटा अनाज है। अगर आप सपोज कीजिएगा आपको यही दे दे कि कुटकी, कोदो, चीनी, सामा आदि क्या है, तकनीक है, मोटा अनाज है, सिंचाई की विधि है, इरिगेशन की विधि है, आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे क्या है। तो आप इसे याद रखेंगे क्योंकि इसका बजट में जिक्र किया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे कि कंगनी, कोदो, चीना, सामा क्या है, तो ये मोटा अनाज है, मोटा अनाज की ये किस्म है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ अगला टॉपिक। अगला है मत्स्य पालन क्षेत्र। तो मत्स्य एक ये बिहार का टॉपिक है कि मधुबनी जिला जो है मत्स्य के उत्पादन में सबसे आगे है, तो ये इसमें बजट का जिक्र नहीं है, वो बिहार बजट का था, तो मुझे लगा यहाँ बता देते हैं। चलिए अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आप देखिए, सहकारिता, एक यहाँ पे आया है सहकार से समृद्धि, किसानों विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए, अन्न वंचित क्षेत्रों के लिए, आप देख लीजिए किसानों विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए सहकार से समृद्धि विजन को हासिल करने का अधिदेश। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि सहकार से समृद्धि किससे संबंधित है, व्यापारियों से, किसानों से, ठीक है, समावेशी विकास से, अर्थव्यवस्था से,
तो ये आपको ध्यान होना चाहिए था कि सहकार से समृद्धि क्या है, तो छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए इसका जिक्र किया गया है, सहकार से समृद्धि का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था, सहकार से समृद्धि। अब अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं, इस साथ यही देखिए, सहकारिता मंत्रालय गठन किया गया था सहकार से समृद्धि के लिए, जो किसानों को दिया गया है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, उम्मीद है कि आप ऊपर मैंने जो भी पॉइंट्स बताया आप उसे समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए अब है मेडिकल एवं नर्सिंग होम। तो 2014 से स्थापित 157 मेडिकल कॉलेज, ये तो क्वेश्चन पीटी का नहीं हो सकता है ना, आप ऐसे ही छांटते हैं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए था। ठीक, क्या दिया है, सिकल सेल एनीमिया, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार का, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि सवाल पूछा जाएगा। सिकल सेल एनीमिया, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एमपी से, मध्य प्रदेश के शहडोल से इसका उद्घाटन किया था, इसकी शुरुआत की थी कि इसे हम खत्म करेंगे। तो आप एमपी याद रखेंगे, शहडोल भी याद रख सकते हैं, हो सकता है जिला पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन बाय द वे अगर सेटर अतुल प्रसाद आजकल जो है कुछ ज्यादा ही एट्रैक्टिव रहते हैं इस सब मामलों को लेकर विद्यार्थियों को फंसाने के लिए, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। क्या दिया है कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन करने के लिए मिशन की शुरुआत की जाएगी, जो किया जा चुका है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि कब तक उन्मूलन किया जाएगा, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का। ठीक है, तो आप इस पॉइंट पर आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, समझ गए सिकल सेल एनीमिया क्या दिया हुआ है, किसके विषय में, एमपी से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ पे कितना मेडिकल कॉलेज खोला गया है, नहीं खोला गया है, कोई मतलब नहीं है कि फार्मास्यूटिकल अनुसंधान, ये सब पूछेगा नहीं। चिकित्सा उपकरण है तो बहुविषयक पाठ्यक्रम जरूरी नहीं है, अध्यापकों का प्रशिक्षण कोई जरूरी नहीं है, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। ठीक है, तो डिजिटल पुस्तकालय थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए था। डिजिटल पुस्तक, चूंकि अटल टैंकरिंग लैब के द्वारा कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है अटल टैंकरिंग लैब। तो यहाँ पे एक इस डिजिटल पुस्तकालय का आप याद रखेंगे, मैंने इस पॉइंट को कहाँ पे टिक किया है मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा है। तो डिजिटल पुस्तकालय के लिए चलाया गया है प्रोग्राम, उसका नाम है भारत श्री, ये उसे आप याद रखेंगे। भारत श्री हो सकता है कहीं आगे मिल जाए, तो ये डिजिटल पुस्तकालय भारत सरकार इस नाम से चलाया है पुस्तकालय को, डिजिटल पुस्तकालय भारत श्री के नाम से चलाया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा और टॉपिक इसमें पूछने वाला है। पढ़ने लिखने के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ये सब कोई विशेष बात नहीं है। अंतिम छोर तक व्यक्तियों को पहुंचना, देखिए कुछ नहीं है इसमें लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री वाजपेयी सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय, क्या कोई पीटीजी में सवाल बन रहा है यहाँ से, बिल्कुल नहीं बन रहा है, इसे आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आता है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, तो यहाँ पर आप इसे इसलिए याद रखेंगे, प्रधानमंत्री पीवीटीजी का मतलब होता है, ठीक है, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह। ठीक है, संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया। ये सवाल पीछे पूछ चुका है, यूपीएससी ये सवाल पूछ चुका है, और इस बार इसका बजट में जिक्र हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, एक चीज ऊपर छूट गया, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा मिस हो गया, तो पहले इसको हम जिक्र करते फिर बता देते हैं कि प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन शुरू किया गया है। तो टोटल 18 राज्यों में, ठीक है ना, 18 राज्यों में 75 अनुसूचित जाति जनजाति को इसमें लिया गया, यानी 75 जाति को इसके अंतर्गत लिया गया है और इसमें उसको शामिल किया गया। तो आप ये याद रखेंगे कि 18 राज्यों में 75 जनजाति को लिया गया है। पूछ ले कितने राज्यों में फैला हुआ, टोटल कितने जनजाति है, ये अगर पूछ ले, इसे आप ध्यान रखेंगे। और प्रधानमंत्री पीवीजीटी योजना इसके लिए चलाया गया, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है एक कि आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम, ये थोड़ा सा छूट गया था, इसे हम बता देते हैं। आपको पता है कि 112 जिलों को चुना गया था आकांक्षी जिला के अंतर्गत, उसी तरीका से 500 ब्लॉक को चुना गया है आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत। इसे आप याद रखेंगे, कितने ब्लॉक को, तो 500 ब्लॉक को चुना गया है आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत, ये हो सकता है पूछ ले। और बिहार का जब मैं बजट पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बता दूंगा कि बिहार से कितने को चुना गया, शायद 50 ब्लॉक को चुना गया, कंफर्म नहीं है लेकिन शायद 50 है वहां पे, तो 50 को चुना गया। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया आपको पीवीजीटी समूह, आपको हम बता चुके हैं। फिर ये पोषण सुरक्षा का कोई नहीं, एकलव्य मॉडल स्कूल आप अच्छे से जानते हैं, बहुत पहले से चल रहा है एकलव्य मॉडल स्कूल।
हाँ, ये हम बता रहे थे आपको भारत श्री यहाँ पे मिल गया है। तो भारत श्री आप देख लीजिए, साझा पुरालेख यानी यही डिजिटल है, ये भारत श्री का आप याद रखेंगे, है ना कि डिजिटल पुरालेख संग्रहालय, ठीक है, डिजिटल पुरालेख संग्रहालय बनाया गया है जिसे भारत श्री नाम दिया गया, इसे आप याद रखेंगे। अगला याद रखेंगे पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना इसलिए याद रखेंगे कि इसके बजट में 66% की बढ़ोतरी की गई है। 66% की बढ़ोतरी किसी भी बजट में बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो ये 79,000 करोड़ इसमें पैसा अलॉट किया गया, इसको आप याद रखेंगे। हो सकता है पूछ ले कि कितना रुपया अलॉट किया गया, 80,000 करोड़, 79,000 करोड़, ठीक है, 77,000 करोड़, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो 66% बढ़ाया गया है, तो ये हो गया 79,000 करोड़। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके बजट को भारत श्री में बता चुका हूं। निर्धन कैदियों के लिए सहायता, ये कोई विशेष नहीं है। प्राथमिक अवसंरचना निवेश हम आपको बता चुके हैं कि निवेश के लिए कितना कॉलेज बनेगा, कितना स्कूल बनेगा, कितना रोड बनेगा, कोई जरूरत नहीं है। प्रभावी पूंजीगत भी है, कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ एक डाटा आप याद रख लीजिए, और डाटा यहाँ पे है कि 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तो ये हो सकता है आपको लाइनिंग दे दे कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है 1 2 3 में, कि 50 वर्षों के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस डाटा को आप याद रखेंगे कि हाँ ये सही है। ये हो सकता है लाइनर होता है कि केवल 1 से, केवल 2 सही है, केवल 3 से, उसमें ये सवाल बन सकता है। तो इस डाटा का आप याद रखेंगे 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दिया जा रहा है, जिसे उसे बढ़ा दिया गया, ठीक है। आगे 2-3 सवाल और बन रहा होगा, उसको हम देख लेते हैं। इसमें अब कोई सवाल नहीं बच रहा है। संचार तंत्र लॉजिस्टिक्स में कोई सवाल नहीं है। क्षेत्रीय संपर्कता, ये उड़ान स्कीम बहुत दिन से चल रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है और क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक है कि शहरी अवसंरचना विकास निधि, तो इसको एक बार आप देख लीजिए। क्या कह रहा है कि आरडीएफ के द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधारी न्यूनता उपयोग के लिए अवसंरचना विकास निधि, शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। एक नया कोष बनाया जा रहा है, शहर में अवसंरचना के विकास के लिए एक नया कोष बनाया जा रहा है, और उसे कौन हैंडल करेगा? राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाए। आप इसे याद रखेंगे। हो सकता है पूछ ले कि शहरी अवसंरचना विकास निधि किसके अंतर्गत कार्यरत है? एसबीआई के अंदर, रिजर्व बैंक के अंदर, राष्ट्रीय आवास बैंक के अंदर। तो फिर आप ध्यान रखें कि राष्ट्रीय आवास बैंक के अंदर ये बजट में घोषणा किया गया है कि सरकार एक शहरी अवसंरचना विकास निधि बनाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय अवसंरचना, इसे आप देख लीजिए। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है 2-3। शहरी स्वच्छता मिशन, स्वच्छता वाला हो गया है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये हम इसलिए दिए हैं कि ये ऐसे का टॉपिक हो सकता है कि सुशासन राष्ट्र की प्रगति का मूल मंत्र है, तो ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मिशन कर्मयोगी, तो मिशन कर्मयोगी आपको पता होना चाहिए था। मिशन कर्मयोगी किसके लिए चलाया गया है, ठीक है। मिशन कर्मयोगी केंद्र, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार करना, ठीक है। इसके लिए आई गॉव कर्मयोगी सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशलों के उन्नयन के लिए, ठीक है। आप इसे ध्यान रखेंगे कि सरकारी कर्मचारी को कौशल के उन्नयन के लिए बनाया गया है मिशन कर्मयोगी, ठीक है। तो मिशन कर्मयोगी, आई गॉट कर्मयोगी इसका नाम है, और सरकारी कर्मचारियों के लिए, ठीक है, अपने कौशल के उन्नयन के लिए। आप इसे याद रखें कि आई गॉट क्या है या मिशन कर्मयोगी क्या है, सरकारी के लिए है, निजी क्षेत्र के लिए है, प्राइवेट वालों के लिए, किसके लिए है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। मिशन कर्मयोगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसमें कोई सवाल नहीं बचा है, ठीक है। राष्ट्रीय डाटा नीति, तो इसमें भी कोई विशेष इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। आप देख सकते हैं कि नहीं है, निश्चित रूप से नहीं। अगर होता तो हम निश्चित इसको टिक किए होते। बिजनेस पहचान करता, कोई जरूरत नहीं है इसके लिए। बिजनेस पहचान करता कौन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है विवाद से विश्वास तक, तो आप इसे एक ध्यान रखेंगे कि विवाद से विश्वास तक क्या होगा, ठीक है। पहले मैंने पढ़ाया था समृद्धि से सहकार, या सहकार समृद्धि था पहला, और यहाँ पे विवाद से विश्वास 1। विवाद से विश्वास 1 95% भाग सरकार और सरकारी उपक्रमों को उन्हें लौटा दिया जाएगा। इसे आप याद रखें कि विवाद से विश्वास क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए है, ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए है विवाद से विश्वास 1, तो आप इसे ध्यान रख लेंगे, ठीक है। हो सकता है पूछ ले कि विवाद से विश्वास क्या है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित है, सॉरी, ठीक है। आगे 1-2 मिनट का और बचा होगा, ये समाप्त होने वाला है, ठीक है। उसे आप ध्यान रखेंगे। फिटनेस सेवाएं, यहाँ से कोई भी सवाल नहीं है। डिजिटल लॉकर नहीं पूछने वाला है, ये सब बहुत पुराना टॉपिक हो गया है।
5G सेवा, इसमें कोई ऐसा दिया नहीं है कि 5G सेवा में कोई सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद लगता है कि अब समाप्त हो गया है। हाँ, एक बचा हुआ है, चलिए, ये हरित विकास के लिए जो शुरू किया गया है, मैंने अभी बताया था कि बजट में जो 7 था उसमें क्या है, हमारा लाइफ, मिशन लाइफ, ये चलाया गया। मिशन लाइफ किसके लिए, तो पर्यावरण के जीवन शैली के संकल्पना, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि मिशन लाइफ क्या है, ठीक है। तो पर्यावरण से संबंधित, ये बहुत सिंपल, ऐसे भी याद रह जाएगा क्योंकि इसका बजट में जिक्र किया गया है मिशन लाइफ का, तो मिशन लाइफ को आप याद रखेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। मिशन लाइफ के बाद 2030 तक 5 AMT का वार्षिक उत्पादन किया जाएगा। इस डाटा का आप याद रखिएगा। तो मिशन लाइफ के तहत जो हमारा अभी हाइड्रोजन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। तो हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। क्या, तो हाइड्रोजन से जो हम क्लीन एनर्जी बनाएंगे, तो उसके लिए ये रखा गया है 5 मीट्रिक टन। हाल ही में हाइड्रोजन, क्या ना, हरित हाइड्रोजन मिशन G20 का सम्मेलन हुआ था, आपको पता होगा कि सरकार ने यहाँ पे हरित हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया था, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। हरित हाइड्रोजन मिशन में 2030 तक 5 MT वार्षिक उत्पादन में, यानी मीट्रिक मिलियन टन। हो सकता है आप सवाल पूछ ले कि 5 मीट्रिक मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन की नीति कब तक सरकार ने रखा है, लक्ष्य कब तक है, तो 2030, आप इसे ध्यान रख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो वो हो गया हमारा 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन। ऊर्जा भंडार परियोजना, इसमें कोई विशेष इंपोर्टेंट बात नहीं है, नवीकरणीय हरित क्रेडिट मिशन, ठीक है। इसके लिए, इसके बाद एक हमारा चलता है पृथ्वी PM प्रणाम। तो इस PM प्रणाम का भी याद रखेंगे। PM प्रणाम क्या है, आप देख लीजिए, इसका बजट में जिक्र है कि पृथ्वी माता के पुनरुद्धार हेतु इसके जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो हम रासायनिक उर्वरकों, वैकल्पिक उर्वरकों का हम प्रयोग करेंगे। जो अभी तक हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, रासायनिक उर्वरक का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको बंद करेंगे। तो PM प्रणाम यह हम रासायनिक उर्वरक को प्रणाम बोल रहे हैं कि प्रणाम, अब रासायनिक उर्वरक खत्म कीजिए और हरित विकास को बढ़ावा दीजिए, हरित खाद को आप लोग अपनाइए, ठीक है। चलिए अगला बच्चा हमारा गोवर्धन, बहुत दिन से चल रहा है, आप जानते होंगे, इस पे गोवर्धन को देख लीजिएगा, ठीक। और प्राकृतिक खेती बढ़ावा देने के लिए ये ठीक, एक हमारा ये देख लीजिए कि मैंग्रोव को बढ़ावा देने के लिए, मैंग्रोव को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण के तटीय पर्यावरण के लिए मैंगो पहल शुरू किया गया। तो मैंगो पहल से आप आम नहीं समझ लेंगे, मैंगो पहल जो है वो मैंग्रोव के लिए था। और यहाँ पे एक मिष्टी पहल भी शुरू किया गया सरकार के द्वारा, ये भी शायद बजट में आपको जिक्र मिल जाए, तो मिष्टी को भी आप याद रख लेंगे। और मैंगो पहल मैंग्रोव के लिए। फिर एक हमारा आता अमृत धरोहर। तो अमृत धरोहर किसके लिए था, ये अमृत धरोहर हमारा जो वेटलैंड है, ठीक है, वेटलैंड को सुरक्षित रखने के लिए, जो हमारा है ना, जो वेटलैंड हमारे यहाँ कितने हो गए, आर्द्र भूमि जिसे हम लोग कहते हैं, आर्द्र भूमि जैव विविधता धारण हमारे इंडिया में 75 हो गए हैं। आप इसे याद रखें। अमृत धरोहर मिशन किसके लिए सरकार शुरू किया था, तो आर्द्र भूमि के लिए। और भारत में कितने आर्द्र भूमि है, तो 75 आर्द्र भूमि है भारत में, ठीक है। ये तटीय नौवहन परिवहन में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, युवा शक्ति कुछ नहीं है इसमें, बुद्धिमत्ता। ये एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रख लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, कितने इंटरनेशनल सेंटर, तो 30। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग को बढ़ावा देने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस 30 को आप याद रखेंगे। हो सकता है आपको 29, 30, 31, 32 दे दे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो बजट में इसका जिक्र है, इसके पूछने की संभावना काफी अधिक है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब लास्ट होने वाला होगा स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म ब्रांडेड, एक ये वाइब्रेंट विलेज। तो वाइब्रेंट विलेज आपको पता होना चाहिए था क्या है, बजट में चूंकि जिक्र है। देखिए, सीमावर्ती गांवों में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ये गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, सीमावर्ती गांव में, किसके लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो वाइब्रेंट विलेज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बजट में जिक्र आया है इसका, सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट विलेज, ठीक है। अगला यूनिटी मॉल। तो यूनिटी मॉल से सवाल नहीं पूछेगा, फिर भी हम बताते यूनिटी मॉल क्या है। यूनिटी मॉल यह है कि राज्यों में उनके स्वयं एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ाने के लिए एक मॉल बनाने की बात की गई, जिसे हम लोग यूनिटी मॉल कह रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद के लिए यूनिटी मॉल। हो सकता है आपको दे दे यूनिटी मॉल किससे संबंधित है, तो एक जिला एक उत्पाद से संबंधित है, इसे आप ध्यान रख लेंगे।
ठीक है। वित्तीय क्षेत्र लास्ट था, वित्तीय क्षेत्र सातवां, इसके बाद कोई नहीं था। मैंने बताया था सप्तऋषि, और सप्तऋषि के तहत सिर्फ 7 दिया गया था। वित्तीय क्षेत्र का विनियमन, अनुपालन, इसके बाद इसमें अब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बचा है। बजट मैंने आपको पूरा करवा दिया है, ठीक। और एक बार भी आप अपने स्तर से इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें काफ़ी सारे जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताया है उसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरीक़ा से जो बिहार बजट है, भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है और बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है, हम उसके लिए आपके पास एक क्लास लेकर इस तरह आएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक।